हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। उसमें बताया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में एक नया वंश आता है। वो वंश कहलाता है आपका मुगल वंश। तो यदि मुगल वंश पर चर्चा करें तो सबसे पहले इस पर ओवरव्यू चर्चा कर लें, अर्थात इसका हल्का हल्का नॉलेज कर लें। जैसे कि आपको पढ़ाया गया होगा कि 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भी भारत आया था। तो चंगेज खां और तैमूरलंग इन दोनों का जो खून था वो बाबर में समाहित था, अर्थात इन दोनों ये जो दोनों थे इन पर माता पिता के ये वंशज थे इनके। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे बाबर पर। तो आप जानते हैं कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश 1526 से लगा के 1857 तक जाता है। जो मुगल बादशाह, जो प्रथम मुगल बादशाह था या जिसने मुगल वंश की स्थापना की तो बाबर था। इसके अलावा जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफ़र, जिसे आप कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसने 1857 क्रांति में भाग लिया था। इसी क्रांति के बाद अंग्रेज भारत में एक नियम भेजते हैं, उस नियम का नाम होता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इसी भारत परिषद अधिनियम में आप देखेंगे भारत से मुगल वंश का सदैव के लिए अंत कर दिया गया था, अर्थात अब कोई मुगल वंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसके अलावा भारत का शासन कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। हमारी YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आप जैसे YouTube में सर्च करेंगे इंजीनियर विराट संदीप आर्या तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट में आप हमारे हर विषय की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें तथा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यदि मुगल वंश की चर्चा करें तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में होती है तथा इसका अंत 1857 में हो जाता है। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं मात्र 6 होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर को, बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं को, हुमायूं के बाद थोड़ा 15 वर्षों के लिए भारत में सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। तो वो भी इसी के साथ में हम पढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा एक बार पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। फिर हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर बैठता है, अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर बैठता है और जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां बैठता है और शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो लगभग मुगल वंश यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके और भी शासक गद्दी पर बैठते जाते हैं, लेकिन वो शासक कमज़ोर निकले। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही भारत में मुगल वंश का पतन अग्रसर हो जाता है और 1857 ईस्वी में मुगल वंश का सदैव के लिए अंत हो जाता है। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें बाबर की, यदि चर्चा करें तो बाबर का जो जन्म है वो अफगानिस्तान में हुआ था। इसके अलावा बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपनी जो रियासत थी, उसके पिता की जो रियासत थी वहाँ का शासक बनता है। लेकिन उतने क्षेत्र में वो प्रसन्न नहीं थे, अर्थात जो बाबर की नीति थी वो साम्राज्यवादी थी, अर्थात मैं अपने साम्राज्य को किस प्रकार बढ़ाऊँ। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में होता है। 1483 ईस्वी में फरगना, यहाँ पर बाबर का जन्म होता है। इसी फरगना रियासत के जो इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा यहाँ के सुल्तान थे। तो उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में जो बाबर होता है वो फरगना का शासक बनता है। बाबर की जो माता का नाम था वो था कुतुलुग निगार परवीन। तो जब ये 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बनता है तो इसकी नीति साम्राज्यवादी थी, इसने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। इसके बाद जब भारत में अर्थात दिल्ली सल्तनत में जो राजनीति का केंद्र था वो दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो लोदी वंश था और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। तो वहाँ की जनता है वो इब्राहिम लोदी को सपोर्ट नहीं करती थी। इसके अलावा राणा सांगा भी
इब्राहिम लोदी को पराजित करना चाहता था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, वो भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी पराजित हो जाए। तो राणा सांगा और आलम खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और बाबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में एक युद्ध लड़ता है और इस युद्ध का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर है और भारत में इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। एक नया काल आता है, उस काल को बोला जाता है मुगल काल। उसी में एक वंश आता है आपका मुगल वंश। तो बाबर के बारे में हमें लगभग इतना पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाबर ने केवल ये युद्ध नहीं लड़ा है। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे, वो चारों आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले पढ़ने को आता है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर ने जो प्रथम युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इसके अलावा बाबर का जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध इसने 1527 ईस्वी में लड़ा। इसमें इसने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। इसके अलावा इसने अगला जो युद्ध लड़ा वो चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध इसने 1528 ईस्वी में लड़ा और मेदिनी राय को पराजित कर दिया था, क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा की सहायता की थी। इस कारण बाबर मेदिनी राय को भी सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद बाबर द्वारा जो लड़ा गया अंतिम युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने अफगानों को पराजित कर दिया। इसमें भारत में अफगानों को पराजित कर दिया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुल के जितने निवासी थे सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया था। चांदी का सिक्का, ये पूछ लिया जाता है कि बाबर ने सबको पहली बार चांदी का सिक्का किस युद्ध के बाद दिया था। तो इसने दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इसके अलावा खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की, ठीक। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध, गाजी की उपाधि की धारण करने के बाद अकबर ने ये नीति अपनाई कि हम किस प्रकार अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद उसने इन 2 शासकों को पराजित कर दिया था। आगे आप पढ़ेंगे बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। तो इतना हमें इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। इसको पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन हुमायूं को स्वप्न आता है कि पिता की जो अंतिम इच्छा थी उसका जो मकबरा बनना चाहिए वो काबुल में। तो फिर इसका जो मकबरा बनाया गया था वो काबुल में बनाया गया था मकबरा। ये पूछ लिया जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो ये काबुल में है। भारत में मुगल वंश के 3 ऐसे शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। पहला जो शासक है वो बाबर है। बाबर का मकबरा काबुल में है। इसके अलावा जो दूसरा शासक है शाहजहां, वो आपका जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भी भारत के बाहर अर्थात लाहौर अर्थात कि आपका पाकिस्तान में। इसके अलावा जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसका भी मकबरा भारत देश की सीमा से बाहर है, अर्थात उसका मकबरा
म्यांमार में मिलेगा। तो 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है, लेकिन उस समय भारत का ही वो हिस्सा थे। इसके बाद बाबर के बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए तो बाबर अपने साथ एक सेनापति लाया था, उस सेनापति का नाम था मीर बाकी। इसी मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर की जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा है। ये पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे किस भाषा में लिखा था, तो इसे तुर्की भाषा में लिखा था। इसके अलावा बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 2 हिंदू शासकों का उल्लेख मिलता है। तो जो वो हिंदू शासक थे वो आपके कृष्णदेव राय तथा राणा सांगा, ये उस समय के सबसे प्रतापी शासक माने जाते। इन दोनों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया। जो बाबरनामा है ये तुर्की भाषा में लिखी गई। तो बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। बाबर के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों के नाम थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों भाइयों में जो सबसे बड़ा था वो हुमायूं था। तो पिता की जो अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य का बंटवारा इन चारों बेटों में कर दिया जाए। तो हुमायूं जैसे ही शासक बनता है वो अपने राज्य का बंटवारा कर देता है, लेकिन जो दिल्ली क्षेत्र था उसने अपने पास रखा। इससे ये तीनों भाई नाराज हो गए। लेकिन जब साम्राज्य का बंटवारा हो गया तो ये मुगल वंश के पतन का एक कदम था। यहाँ से मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ सा निश्चित हो गया था, लेकिन बीच में स्थिति संभल जाती है। जब हुमायूं ने बंटवारा किया, अर्थात इसमें जब आगे देखेंगे आप तो शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता। उसका कारण केवल यही था कि इसने अपने क्षेत्र का बंटवारा कर दिया था। जो एक शक्ति थी वो 4 शक्तियों में डिवाइडेशन हो गई। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। जो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ वो इसी का पुत्र हुआ, उसका नाम था हुमायूं। जो बाबर था ये बाबर 1526 से लगा के 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से लगा के पहली बार करता है 1540 ईस्वी तक शासन, तथा दूसरी बार 1555 से लगा के 1556 तक ये दूसरी बार शासन करता है। तो हुमायूं 2 बार भारत का शासक बनता है। एक बार उसे साम्राज्य अपनी पिता की विरासत में मिला था, तथा दूसरी बार उसने भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। ये पूछ लिया जाता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? ये हुमायूं ने की थी। कब की थी? तो 1533 ईस्वी में की थी। इसके अलावा ऐसा माना जाता कि जो हुमायूं शासक था वो आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसी का फ़ायदा उठा लिया था शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। जो इसका पहला युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य, वो युद्ध कहलाता है चौसा का युद्ध। बक्सर के निकट पड़ता है चौसा, इसलिए इसे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें हुमायूं पराजित हो गया तथा शेर शाह सूरी विजय हो गया। तो हुमायूं अपनी जान बचाकर एक नदी में कूद जाता है, और जब नदी में कूद जाता है तो इसकी एक जान बचा लेता व्यक्ति, उसका नाम था भिस्ती।
भिश्ती जब इसकी जान बचाता है तो भिश्ती को हुमायूं एक दिन का बादशाह बना देता है। तो इसी भिश्ती ने ही चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये पूछ लिया जाता है कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए। यदि भिश्ती ऑप्शन होगा तो भिश्ती किसके शासनकाल में चलाए गए थे, तो हुमायूं के शासनकाल में चलाए गए थे। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो जाने के बाद कोई सबक नहीं लेता है। इसका जो नतीजा है वो इन दोनों की मध्य जब दूसरा युद्ध होता है उसे भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हुमायूं ने इस युद्ध के बाद इसके पहले कई युद्ध किए हैं, लेकिन 1539 ईस्वी का युद्ध जब ये पराजित हो गया तो इसने अपनी नौ सेना को निपुण किया युद्ध में। इसके अलावा वो अपने रंग महल में ज्यों का त्यों फिर से रहने लगे। इसका फायदा फिर एक बार शेर शाह सूरी ने उठाया और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है। वो युद्ध कहलाता है बिलग्राम का युद्ध, या इसी को बोला जाता है कन्नौज का युद्ध। ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी हुमायूं एक बार पुनः पराजित हो जाता है तथा शेर शाह सूरी एक बार फिर विजयी घोषित हो जाता है। तो इसी युद्ध के बाद, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद ही हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अर्थात भारत में मुगल वंश का अंत यहीं से हो जाता है। मात्र 15 वर्षों के लिए मुगल वंश का अंत होता है। तो बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो जाता है तथा भारत में एक नया वंश आता है। वो वंश कहलाता है आपका सूरी वंश। इसी सूरी वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। ये सूरी वंश 1540 से लगा के 1555 ईस्वी तक चलता है। तो इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा तो जब सूरी वंश की स्थापना हो जाती है और हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तो हुमायूं सिंध के क्षेत्र में चला जाता है और हुमायूं का जो सबसे छोटा भाई था हिंदाल, उसके गुरु थे मीर अली अकबर बाकी। तो हुमायूं मीर अली अकबर बाकी इसकी कुटिया में चले जाते हैं और हुमायूं यहीं पर रहने लगते हैं। जब यहाँ पर हुमायूं रहने लगते हैं, ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, तो यहीं पर रहने लगते। तो इन्हीं की एक पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह होता है। हुमायूं का विवाह होता है 1541 ईस्वी में। तो मीर अली अकबर बाकी की पुत्री हमीदा बानो का विवाह हुमायूं से होता है। इसके बाद जब हमीदा बानो और हुमायूं का विवाह हो जाता है तो मीर अली अकबर बाकी इनको अमरकोट के राजा थे वीरसाल, तो इस वीरसाल के महल में निवास करने के लिए कहते हैं। तो राणा वीरसाल इन दोनों की मदद करता है और अपने महल में रख लेता है। तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम महल में रहने लगती हैं। इसके बाद इसी महल में अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल। तो इसी राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1541 ईस्वी को 1542 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। जब महान सम्राट का जन्म हो जाता है तो हुमायूं को ये अपने आप में लगने लगता है कि एक बार मैं पुनः भारत की सत्ता अपने हाथ में ले लूं, क्योंकि वो जानता था कि मैं शेर शाह सूरी को पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी होंगे मैं उसे पराजित कर सकता हूं। तो शेर शाह सूरी स्थानीय गतिविधियां करता रहा, छोटे छोटे राज्यों से युद्ध करता रहा और जीतता रहा। एक समय ऐसा आया कि उसने एक बार पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो 1542 ईस्वी में अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है राणा वीरसाल के महल में। तो जब इसने अपने पुत्र को देखा तो इस मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार मैं भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दूं। इधर सूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो सिकंदर शाह सूरी था। तो सिकंदर शाह सूरी व हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है।
हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1555 ईस्वी के सरहिंद युद्ध में हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर देता है और इसी युद्ध के बाद भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो 15 वर्षों तक हुमायूं सिंध क्षेत्र में भटकता रहा है। इसी दौरान उसके मन में जिज्ञासा होती कि एक बार मैं भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दूं। तो सूरी वंश के जो अंतिम शासक थे सिकंदर शाह सूरी, उसको हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पराजित कर देते हैं और एक बार पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो 1555 से लगा के 1556 ईस्वी तक अकबर का एक दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है। लेकिन अकबर जैसे ही पुनः गद्दी पर बैठता है तो 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, विद्वान थे लैनपूल। लैनपूल के अनुसार इनका मत आता है कि किस शासक के बारे में कहा गया, यह किसने कहा। लैनपूल ने हुमायूं के बारे में कहा, हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। तो ये कथन बहुत आता है एग्जाम में कि ये कथन किसका है, तो लैनपूल का है। किसके बारे में कहा गया, ये हुमायूं के बारे में कहा गया था। दो शासक ऐसे हुए हैं जिनका गिरकर मृत्यु हुई है, एक हुमायूं और एक मैंने आपको पहले बताया होगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसमें बताया होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो हुमायूं की मृत्यु है ये सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण लैनपूल ने लिखा है कि हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। तो जब हुमायूं का निर्वासित जीवन व्यतीत हो रहा था तो सबसे इसे एक खास मित्र मिला। उस खास मित्र का नाम था बैरम खां। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो अकबर की मात्र उम्र थी वो 13 वर्ष थी। अकबर की उम्र 13 वर्ष थी। इसके बाद हाल ही में पुनः मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इसकी जानकारी किसी अन्य राज्य को न मिल जाए, इस कारण बैरम खां ने हुमायूं का राज्याभिषेक करा। इस कारण बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में, अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में करा दिया। कालानौर ये पंजाब में मिलता है, कालानौर पंजाब में करा दिया। तथा जो बैरम खां था ये अकबर का संरक्षक बन गया। बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा 1556 से लगा के 1560 ईस्वी तक। तो पूछ लिया जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। कब से कब तक रहा, 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। तो इतना सारा कुछ हो जाने के बाद जब एक बार भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है तो उसमें अकबर जैसी महान सम्राट का उदय होता है। तो अकबर की जो नीति थी वो सुलह कुल की नीति थी। इस कारण मुगल वंश में जो सबको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो अकबर को किया जाता है। तो अकबर 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक कालानौर में होता है, बैरम खां कराता है। बैरम खां 4 वर्षों तक इसका संरक्षक होता है। इसी संरक्षण के दौरान जो बैरम खां है ये एक युद्ध लड़ता है, अकबर की बहुत अच्छी तरीके से सहायता करता है। वो युद्ध कहलाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर का सेनापति था बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति बैरम खां के मध्य युद्ध होता है। इसमें अकबर विजय घोषित हो जाता है। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में
अकबर के संरक्षक या अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित कर दिया तथा मुगल वंश को एक ठोस कदम यहीं से देना उसने प्रारंभ कर दिया था। तो जो हेमू विक्रमादित्य था ये मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। इसके पहले मध्यकालीन भारत पूरा जो है आपका, जब आपका मध्यकालीन भारत 711 से प्रारंभ होता है और आपका जाके 1707 तक होता है, तो इसमें 2 काल बनते, एक पूर्व मध्यकाल एक उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में जो हेमू विक्रमादित्य था ये अंतिम हिंदू शासक था। इसके अलावा हेमू अंतिम हिंदू शासक था, इसके अलावा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी ये अंतिम शासक था। ये 14वां शासक था। 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो 14वां था वो आपका हेमू विक्रमादित्य था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ लाता है। अकबर जैसे महान सम्राट को पहली बार युद्ध करने का मौका मिलता है, लेकिन उसने युद्ध नहीं किया, उसके सेनापति बैरम खान ने युद्ध लड़ा था। तो अकबर के बारे में ये ओवरव्यू है। अब अकबर के बारे में और यदि पढ़ें तो जब अकबर को पता चलता है, अकबर को लगता है कि ऐसा ना हो एक समय बैरम खां ही मेरे सिंहासन पर बैठ जाए, तो अकबर बैरम खां को 2 शर्तें करता है कि आप या तो हज की यात्रा कर लीजिए या आप कुछ क्षेत्र ले लीजिए, वास्तविक जो सत्ता है मुझे आप दे दो। तो बैरम खां हज की यात्रा करना स्वीकार करता है, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब रास्ते में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, इसका दुख अकबर को ज़्यादा होता है। तो जो अकबर था जब इसको दुख हुआ, और इसके अलावा बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम, तो अब्दुल रहीम को ये अपना पुत्र समझने लगा, कौन? अकबर, तथा उसे एक उपाधि दी थी खान खाना, तो इसलिए उसका नाम पड़ा था अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने ये कहा कि आप सलीम की शिक्षा पूरी करिए। सलीम अर्थात जहांगीर। पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के गुरु का नाम क्या है, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना था। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बैरम खां का जो काल था वो 1556 से 1560 तक था। इसके अलावा अकबर का जो दूसरा काल है वो कहलाता है 1560 से लगा के 1562 ईस्वी तक। अकबर के इस काल को बोला जाता है पेटीकोट का शासनकाल, क्योंकि इस दौरान अकबर हरम स्त्रियों के अंडर में कार्य करता रहा है। इस कारण इस काल को बोला जाता है पेटीकोट का शासन काल। लेकिन जैसे ही अकबर इन सब से मुक्ति पाता है तो भारत से दास प्रथा का अंत कर देता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है, तथा 1564 ईस्वी में वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया, और 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर, और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर आप जानते होंगे, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है उसे हम जजिया कर कहते हैं। भारत में जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यदि कह दिया जाए जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। लेकिन औरंगजेब एक बार पुनः जजिया कर लगाता है 1679 ईस्वी में। अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त हुआ था वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो 1562 ईस्वी में अकबर दास प्रथा का, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। इसके अलावा अकबर 1572 ईस्वी में गुजरात विजय का अभियान करता है। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय का अभियान करता है। जब गुजरात विजय का अभियान करता है तो वो पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है तथा पहली बार ही वो समुद्र के दर्शन भी करता है। इसके अलावा अकबर 1580 में पुनः गुजरात विजय करता है। तो 1580 ईस्वी में गुजरात को वो मुगल क्षेत्र में मिला लेता है। इसी विजय 1580 में वो गुजरात विजय करता है। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण
जो अकबर की मंशा थी उसने अतारकिन का दरवाज़ा देखा था। तो अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर ही उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। इसके अलावा 1576 ईस्वी में अकबर एक युद्ध लड़ता है, वो युद्ध कहलाता है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में, ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। अकबर के बीच होता है। तो पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में ही इसके पुत्र का नाम था सलीम, जो आगे जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सलीम ने इसी के शासनकाल में विद्रोह कर दिया। वो राजा बनने का बहुत ज़्यादा इच्छुक था, तो उसने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अकबर के शासनकाल में ही इसके पुत्र जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो इच्छुक था कि मैं भारत का शासक बन जाऊं। लेकिन बीच में अबुल फजल का कहना ये था कि अभी आपकी उम्र छोटी है, अभी आप शासक ना बनो, अभी अकबर शासक हैं तो उन्हीं को बने रहने दो। तो जहांगीर क्या करता है, जहांगीर वीर सिंह बुंदेला को कहता है कि आप अबुल फजल की हत्या कर दो। तो वीर सिंह बुंदेला क्या करता है, अबुल फजल की हत्या कर देता है। इसका दुख अकबर को बहुत ज़्यादा होता है। जब अकबर को इसका दुख होता है, सूचना मिलती है कि इसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की, तो अकबर होता है वो वीर सिंह बुंदेला के पीछे पड़ जाता है। वीर सिंह बुंदेला के पीछे पड़ जाने के कारण वीर सिंह बुंदेला वहाँ से भागता है और वो जैतपुर के किले में शरण लेता है और निकलता नहीं है जब तक जहांगीर गद्दी पर नहीं बैठ जाता है। तो इतना और इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। वही अबुल फजल, इसने एक पुस्तक लिखी थी अकबरनामा। अभी पूरा जो मुगल काल का साहित्य है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब मुगल काल हो जाएगा तो एक उसका वीडियो बनेगा, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन स्थापत्य कला, तो एक उसका अलग से हम वीडियो पढ़ेंगे। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर कर दी थी। इसके अलावा जो अकबर की अंतिम विजय थी वो आसिरगढ़ पर किला था। 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम विजय प्राप्त की थी आसिरगढ़ के किले में। इसके अलावा जब कोई 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इस 1605 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता रहता है। इसका काल हिंदी साहित्य, या ये कहें कि साहित्य की कला से यह साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, इस कारण ये फारसी भाषा जानता था। तो उसने विद्वानों से कहा जितने भी ग्रंथ हैं जो हमारे दादा हैं अर्थात बाबर, हुमायूं लिख के चले गए, उनका फारसी भाषा में अनुवाद करिए। तो कई विद्वानों ने उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस कारण अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो इतना हमें अकबर के बारे में और पढ़ना पड़ता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। जो अकबर का उत्तराधिकारी बनता है वो जहांगीर बनता है, जिसका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था वो सलीम था। धन्यवाद।